स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अविविजन में। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष क्लासिकल लिबरलिज्म अर्थात शास्त्रीय उदारवाद से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों और बिंदुओं को एनालाइज करने जा रहा हूं जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे, क्योंकि आप यदि इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप क्लासिकल लिबरलिज्म अर्थात शास्त्रीय उदारवाद की अवधारणा को, इसके कंसेप्ट को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और कंटिन्यूअसली वीडियो को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म अर्थात शास्त्रीय उदारवाद, हिंदी में इसे शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है। क्लासिकल लिबरलिज्म अर्थात शास्त्रीय उदारवाद को निगेटिव लिबरलिज्म अर्थात नकारात्मक उदारवाद और 19वीं सेंचुरी लिबरलिज्म अर्थात 19वीं शताब्दी उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल लिबरलिज्म को 19वीं सेंचुरी लिबरलिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रीय उदारवाद की जो शुरुआत हुई वो 19वीं सदी में हुई, इसीलिए इसे 19वीं सेंचुरी लिबरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय उदारवाद का आरंभ सामंतवादी व्यवस्था के विरोध में होता है। फ्यूडलिज्म का अर्थ होता है सामंतवाद। शास्त्रीय उदारवाद का आरंभ सामंतवादी व्यवस्था के विरोध में होता है और शास्त्रीय उदारवाद का जो विकास है वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ, जिसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों व्यक्ति को प्रायोरिटी दी जाती है? क्योंकि व्यक्ति के विवेक में विश्वास किया जाता है। शास्त्रीय उदारवाद व्यक्ति के विवेक में आस्था रखते हैं और इसके अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना है। एटॉमिज्म के कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना है। शास्त्रीय उदारवादी एटोमिस्टिक सोसाइटी की परिकल्पना करते हैं। क्या होता है एटोमिस्टिक सोसाइटी? एटोमिस्टिक सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें कि एक व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब व्यक्ति पहले आते हैं और सोसाइटी बाद में आता है। सबसे पहले व्यक्ति आते हैं, उसके बाद में सोसाइटी आता है। इंडिविजुअल कम्स फर्स्ट, सोसाइटी कम्स आफ्टर। ये बात आपको याद रखनी है। और एटम का जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को एटम कहा जाता है। और एटम अपने आप में स्वतंत्र होता है। उसी तरह से क्लासिकल लिबरल्स यहां मानकर चलते हैं कि एक एटोमिस्टिक सोसाइटी के अंतर्गत इंडिविजुअल स्वतंत्र होते हैं। इंडिविजुअल्स आर फ्री, व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। इनका मानना है कि राज्य व समाज साधन है तथा व्यक्ति साध्य है। स्टेट एंड सोसाइटी इज मीन्स एंड इंडिविजुअल इज एंड्स। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
कि व्यक्तियों से मिलकर राज्य व समाज का निर्माण हुआ है। इसलिए व्यक्ति स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। समाज अपने किसी भी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए इन व्यक्तियों का यूज नहीं कर सकता है, इन व्यक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए शास्त्रीय उदारवाद के अंतर्गत राज्य व समाज को आणविक प्रकृति का बतलाया गया। और आणविक प्रकृति से क्या तात्पर्य है? आणविक प्रकृति से तात्पर्य है कि समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है। सोसाइटी क्या है, स्टेट क्या है? यहां पर सोसाइटी और स्टेट को आपको एक ही मानकर चलना है। समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है। वो सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो फ्री है, वो फ्री है। जिस तरह से एक सब्सटेंस के अंतर्गत एटम फ्री होता है, उसी तरह से व्यक्ति भी फ्री है। इसलिए इस सोसाइटी को एटोमिस्टिक सोसाइटी का नाम दिया गया है क्लासिकल लिबरल्स के द्वारा। तो आशा करता हूं कि आप एटोमिज्म को, कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। निगेटिव लिबर्टी के बारे में बात की गई है, अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति सभी प्रतिबंधों से मुक्त है। निगेटिव लिबर्टी का अभिप्राय होता है अब्सेंस ऑफ एनी काइंड्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स, अब्सेंस ऑफ एनी काइंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव निगेटिव लिबर्टी को इंप्लाइज करता है। नकारात्मक स्वतंत्रता क्लासिकल लिबरल्स ये मानकर चलते हैं, शास्त्रीय उदारवादी ये मानकर चलते हैं कि इंडिविजुअल इज फ्री, व्यक्ति स्वतंत्र है और व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, व्यक्तियों को अकेला छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय उदारवाद व्यक्तियों के विवेक में आस्था रखता है। शास्त्रीय उदारवाद व्यक्तियों के विवेक में आस्था रखता है। इसके लिए आप एक फ्रेंच टर्म का यूज कर सकते हैं जिसे हम लोग लेसेज फेयर के नाम से जानते हैं। ये एक फ्रेंच टर्म है, लेसेज फेयर। इसे आप हिंदी में अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। लेसेज फेयर का हिंदी मीनिंग क्या है? अहस्तक्षेप का सिद्धांत। और अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहता है कि व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दो, व्यक्तियों को अकेला छोड़ दो। लेसेज फेयर का मीनिंग होता है लिव एलोन, अकेला छोड़ दो। तो निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट यही है कि इंडिविजुअल को अकेला छोड़ दिया जाए, उसे उसके लिबर्टी को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जाए, उसकी स्वतंत्रता को किसी भी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रयास नहीं किया जाए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। क्योंकि व्यक्ति अपना अच्छा या बुरा स्वयं सोच सकता है, क्योंकि व्यक्तियों के पास रीजन है, बुद्धि है, विवेक है। तो वो अपना बुद्धि का और अपना विवेक का इस्तेमाल करके अपना अच्छा या बुरा स्वयं सोच सकता है। तो ये है निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कि व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता को किसी भी तरह से सीमित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए।
क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत स्टेट को नेसेसरी एविल बताया गया है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, एविल का मतलब होता है बुराई। राज्य एक आवश्यक बुराई है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट थॉमस पेन के द्वारा दिया गया है। ये स्टेटमेंट सबसे पहले थॉमस पेन के द्वारा दिया गया और ये स्टेटमेंट उनके बुक कॉमन सेंस में दिया गया है। ये उनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है कॉमन सेंस, आपको याद रखनी है। और ये जो बुक है वो 10 जनवरी 1776 को प्रकाशित हुई है। 10 जनवरी 1776 में ये बुक पब्लिश हुई थी। थॉमस पेन की ये बहुत ही फेमस रचना है। इस रचना का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है इनके पुस्तक का? कॉमन सेंस। और इस कॉमन सेंस, इस पुस्तक के अंतर्गत ही थॉमस पेन ने स्टेट को एक नेसेसरी एविल की संज्ञा दी है। राज्य को एक आवश्यक बुराई इन्होंने बताया है। राज्य को आवश्यक बुराई ये क्यों बताते हैं? राज्य को आवश्यक भी बोलते हैं और उन्हें बुराई का भी दर्जा प्रदान करते हैं। क्यों? क्यों उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा है? आवश्यक की भी संज्ञा दी है और बुराई की भी संज्ञा दी है। तो राज्य आवश्यक है। राज्य आवश्यक क्यों है? एक स्टेट नेसेसरी क्यों है? राज्य आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा और व्यक्तियों को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करेगा और साथ ही साथ आंतरिक व्यवस्था को भी बनाए रखेगा। और राज्य को बुराई की संज्ञा इन्होंने इसलिए दी है क्योंकि राज्य कहीं न कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित व सीमित करने का प्रयास करता है। राज्य कहीं न कहीं व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास करता है। इसलिए इन्होंने राज्य को बुराई की भी संज्ञा दी है और अपने फेमस बुक कॉमन सेंस के अंतर्गत, जो कि 10 जनवरी 1776 में पब्लिश हुई, इसके अंतर्गत थॉमस पेन ने स्टेट को एक नेसेसरी एविल बताया है। उन्होंने कहा है कि स्टेट इज ए नेसेसरी एविल, राज्य एक आवश्यक बुराई है। इस बुक का नाम आप याद रखिएगा कॉमन सेंस, जो कि 10 जनवरी 1776 को पब्लिश हुई है। ये बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए अब क्लासिकल लिबरलिज्म के मेन थ्योरीज को समझने का प्रयास करते हैं, जिसे आप हिंदी में सिद्धांत भी कह सकते हैं, और इनकी कुछ बेसिक एजम्पशंस को भी देखेंगे, जो इनकी मूल मान्यताएं हैं, इन्हें भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म के अर्थात शास्त्रीय उदारवाद के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल राइट्स के साथ, जिसे आप प्राकृतिक अधिकार भी कह सकते हैं। नेचुरल राइट्स को हिंदी में प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। और प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, किसे कहा जाता है प्राकृतिक अधिकार? तो प्राकृतिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं
या आप बोल सकते हैं कि जो हमें गॉड के द्वारा दिए जाता है। नेचर का मतलब प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं या ईश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। और ये प्राकृतिक अधिकार हम लोगों को उस समय से प्राप्त है जब कोई स्टेट नहीं था या जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी। आप ये कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक अधिकार उस समय से एग्जिस्ट करती है जब ना ही कोई स्टेट था और ना ही कोई गवर्नमेंट थी, ना ही कोई राज्य था और ना ही कोई सरकार थी। और इस स्टेज को हम लोग प्राकृतिक अवस्था का नाम दे सकते हैं। जब कोई सरकार नहीं थी, जब कोई गवर्नमेंट नहीं था, इस स्टेज को, इस स्थिति को हम लोग स्टेट ऑफ नेचर का नाम देते हैं। स्टेट ऑफ नेचर, जिसे हिंदी में आप प्राकृतिक अवस्था कह सकते हैं। और इस प्राकृतिक अवस्था के दौरान, इस स्टेट ऑफ नेचर के दौरान लोगों को 3 प्रकार के नेचुरल राइट्स प्राप्त हैं। व्यक्तियों को 3 प्रकार के नेचुरल राइट्स प्राप्त थे। फर्स्ट था राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, एंड लाइफ राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और आपको याद रखना है कि ये अधिकार व्यक्तियों को प्राकृतिक अवस्था से प्राप्त है, जब कोई सरकार नहीं थी और जब कोई राज्य नहीं था, उस समय से प्राप्त है। और ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। क्लासिकल लिबरल्स, जिनमें जॉन लॉक का नाम सबसे प्रथम श्रेणी में रखा जाता है, जॉन लॉक ने ये 3 प्रकार के प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है। आपको याद रखना है कि जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, जो कि व्यक्तियों को प्राकृतिक अवस्था के दौरान प्राप्त थी। 3 प्रकार के नेचुरल राइट्स की बात करता है: राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं कि जॉन लॉक के द्वारा 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है। फर्स्ट है इनका राइट टू लाइफ, सेकेंड है राइट टू लिबर्टी, थर्ड है राइट टू प्रॉपर्टी। हिंदी में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ विद्वान हैं, जैसे थॉमस जेफरसन, जॉन लॉक के राइट टू प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट्स नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि जॉन लॉक का राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल राइट्स की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। राइट टू प्रॉपर्टी को प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि इंडिविजुअल ने इसे अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है। राइट टू प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल ने अपने कन्वीनियंस के लिए क्रिएट किया है, अपनी सुविधा के लिए निर्मित किया है। थॉमस जेफरसन का ऐसा कहना है। और उन्होंने जॉन लॉक के राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी के साथ एग्री किया, लेकिन उनके राइट टू प्रॉपर्टी के साथ
वे डिसएग्री करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी के साथ वे असहमत हैं और अपना एक नेचुरल राइट्स बताते हैं। इसके स्थान पर, राइट टू प्रॉपर्टी के स्थान पर एक नेचुरल राइट देते हैं जो है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, अर्थात खुशियां पाने का अधिकार। वे कहते हैं कि सभी व्यक्तियों का यह प्राकृतिक अधिकार होगा कि वे खुशियों को पा सके, खुशियों को प्राप्त कर सके। सभी व्यक्तियों का यह प्राकृतिक अधिकार होगा कि वे खुशियों को प्राप्त कर सके, खुशियों को पा सके, खुशियों को हासिल कर सके। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी पाने का हक सभी का है और ये उनका प्राकृतिक अधिकार है, ऐसा मानना है थॉमस जेफरसन का। तो कभी आपके एग्जाम में आए ये क्वेश्चन कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, ये तीन नेचुरल राइट्स किनके द्वारा दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है जॉन लॉक के द्वारा। और राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये तीन नेचुरल राइट्स किनके द्वारा दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है थॉमस जेफरसन के द्वारा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता के परिणाम स्वरूप स्टेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब राज्य का निर्माण होता है। आप इसे कह सकते हैं कि सरकार बनाई जाती है राज्य के अंतर्गत। और राज्य और सरकार क्यों बनाई जाती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से राज्य और सरकार क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, सरकार इसलिए बनाई जाती है क्योंकि सरकार व्यक्तियों के इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा। व्यक्तियों के ये जो प्राकृतिक अधिकार है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जो जॉन लॉक ने दी है, और राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये जो व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार हैं, इनकी रक्षा करने का कार्य करेगा सरकार और राज्य। इसलिए सामाजिक समझौता के माध्यम से सरकार और राज्य का निर्माण किया जाता है। सरकार का क्या कार्य होगा? सरकार व्यक्तियों के इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगी, इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करेगी। प्रोटेक्ट का मतलब हुआ रक्षा करना। और इसके बदले में सिटीजन का क्या कार्य होगा? सिटीजन का क्या ड्यूटी होगा, क्या कर्तव्य होगा? सिटीजन इसके बदले में गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनको वो ओबे करेंगे, उनका वे पालन करेंगे। सिटीजन का यह कर्तव्य होगा, नागरिकों का यह कर्तव्य होगा। सरकार का यह कार्य होगा कि वे व्यक्तियों के नेचुरल राइट्स की सुरक्षा करेंगे और नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेंगे। और जॉन लॉक ने कहा है कि इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट दिस नेचुरल राइट, यदि सरकार इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध होता है, असफल हो जाता है, तो जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, वो रिवोल्ट कर सकते हैं। उन्हें विद्रोह करने का भी अधिकार होगा। अपने राइट टू रिवोल्ट के अंतर्गत वे रिवोल्ट कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सरकार के विरुद्ध वे विरोध कर सकते हैं। और यहां पर जॉन लॉक एक तरह से आप कहिए तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि 1688 के अंतर्गत हुई थी।
ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का हिंदी मीनिंग क्या है? गौरवपूर्ण क्रांति। आप याद रखेंगे। और ये क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का हिंदी मीनिंग क्या है? गौरवपूर्ण क्रांति। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, जो कि 1688 ईस्वी में हुई थी। और गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से यूके में अर्थात इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया जाता है, अर्थात संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है। आपको ये भी बात याद रखनी है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 1688 के अंतर्गत। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया जाता है, अर्थात संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक और मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। याद रखना है आपको। तो जॉन लॉक ने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, जॉन लॉक ने यह बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से व्यक्ति स्टेट और गवर्नमेंट का निर्माण करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सामाजिक समझौते के माध्यम से व्यक्ति राज्य और सरकार का निर्माण करते हैं। और सरकार का क्या कार्य है? सरकार व्यक्तियों के इन प्राकृतिक अधिकारों का रक्षा करने का कार्य करेगी। उसके बदले में व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेंगे। और यदि सरकार, यदि गवर्नमेंट, यदि व्यक्तियों के इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हो जाती है, असफल हो जाती है, तब नागरिक उस सरकार के प्रति विद्रोह कर सकता है। तो ऐसा जॉन लॉक का कहना है कि विद्रोह कर सकता है। उन्हें राइट टू रिवोल्ट, विद्रोह का अधिकार प्राप्त है उन्हें। और अपने इस राइट के तहत वे सरकार के प्रति रिवोल्ट कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। रिवोल्ट का मीनिंग हुआ यहां विद्रोह। और यहां एक तरह से आप कहिए तो इनडायरेक्टली रूप से वे, अप्रत्यक्ष रूप से वे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, जो कि 1688 के दौरान हुई थी। और इस रिवॉल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके अंतर्गत इंग्लैंड में, यूके में, जिसे यूके भी बोल सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इसके अंतर्गत संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है। गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप। नेक्स्ट है मिनिमल स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट, पुलिस स्टेट। ये जो तीन टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीन टर्म को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्योंकि जब भी आप क्लासिकल लिबरलिज्म को पढ़ते हैं तो आपको इन टर्म को ध्यान में रखना है। और ये टर्म आपके माइंड में आने चाहिए। किसी भी आप एग्जाम में जाएंगे तो ये टर्म आपके माइंड में आने चाहिए। मिनिमल स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट, पुलिस स्टेट। और ये जो टर्म है वो जॉन लॉक के द्वारा दिए गए हैं। आपको ये भी बात याद रखनी है। जॉन लॉक ये टर्म का यूज करते हैं, मेटाफोर का यूज करते हैं। नाइट वॉचमैन स्टेट, पुलिस स्टेट, मिनिमल स्टेट, न्यूनतम राज्य। मिनिमल स्टेट का हिंदी अर्थ क्या हुआ? न्यूनतम राज्य। नाइट वॉचमैन स्टेट का हिंदी अर्थ क्या हुआ? रात्रि प्रहरी राज्य। और पुलिस स्टेट का हिंदी मीनिंग हुआ पुलिस राज्य। क्या है मिनिमल स्टेट, क्या है नाइट वॉचमैन स्टेट, और क्या है पुलिस स्टेट? आइए इस टर्म को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं
कि शास्त्रीय उदारवादी राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं, इसलिए उनके लिए उनका राज्य न्यूनतम राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य और पुलिस राज्य के रूप में होगा। वे ऐसा क्यों कहते हैं? वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि राज्य कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वतंत्रता को बाधित करता है और राज्य का सिर्फ दो ही कार्य होगा। फर्स्ट क्या है? बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना, और सेकेंड आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। इसके अतिरिक्त राज्य का कोई भी कार्य नहीं होगा, और इसके अतिरिक्त राज्य यदि कोई कार्य करता है तो उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। ऐसा मानकर चलते हैं शास्त्रीय उदारवादी। राज्य इंडिविजुअल के पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। शास्त्रीय उदारवादियों का ऐसा कहना है। राज्य एक रात्रि प्रहरी राज्य के रूप में होगा, नाइट वॉचमैन स्टेट के रूप में होगा। जिस प्रकार से एक वॉचमैन का कार्य होता है कि वह चोर डकैतों से घर को सुरक्षा प्रदान करे और व्यवस्था को बनाए रखे, उसी तरह से राज्य के भी दो फंक्शंस होंगे, दो कार्य होंगे। वो होगा बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन राज्य कभी भी इंडिविजुअल के लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। शास्त्रीय उदारवादियों का ऐसा मानना है। तो ये तीनों का मीनिंग सिर्फ एक ही है कि राज्य व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे, कम से कम हस्तक्षेप करे, न्यूनतम राज्य की संज्ञा देता है। राज्य को पुलिस राज्य की संज्ञा देता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिबरलिज्म, आर्थिक उदारवाद, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और फ्री मार्केट इकोनॉमी, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। ये क्या है? आइए समझते हैं। इकोनॉमिक लिबरलिज्म अर्थात आर्थिक उदारवाद की शुरुआत एडम स्मिथ के साथ होती है। इनकी एक फेमस पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। ये दुनिया की पहली इकोनॉमिक्स की पुस्तक मानी जाती है, वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो ये पुस्तक वो लिख रहे थे जब मर्केंटिलिज्म का दौर था, जब वणिकवाद का दौर था। क्या होता है वणिकवाद? देखिए, वणिकवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पर इकोनॉमिक लाइफ और गतिविधियों को, इकोनॉमिक लाइफ और एक्टिविटीज को, आप कह सकते हैं कि आर्थिक जीवन और गतिविधियों को सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। वणिकवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण सरकार के हाथों में था। एडम स्मिथ वणिकवाद पर प्रहार करते हैं और अपना एक कोट प्रस्तुत करते हैं हम लोगों के समक्ष। उनका कहना है कि इकोनॉमी वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज लेफ्ट एलोन बाय द गवर्नमेंट, कि एक अर्थव्यवस्था तभी अच्छी प्रकार से कार्य कर सकती है जब गवर्नमेंट के द्वारा, जब सरकार के द्वारा इसे खुला छोड़ दिया जाए, इसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। अर्थात वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर इंडिकेट कर रहे हैं।
मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पर इकोनॉमी को मार्केट कंट्रोल करेगा, इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला मार्केट होगा, न कि गवर्नमेंट। मतलब बाजार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा, न कि सरकार। जहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा, दैट इज चयन की स्वतंत्रता होगी। चयन की स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि ये मार्केट डिसाइड करेगा कि उसे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या उत्पादन करना है और क्या बेचना है, किस प्राइस पर बेचना है, किस मूल्य पर बेचना है। ये सारे चीज मार्केट डिसाइड करेगा। और इसी को एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड्स की संज्ञा देते हैं। इनविजिबल हैंड्स की संज्ञा देते हैं, दैट मीन्स कि अदृश्य हाथ की संज्ञा देते हैं। आप हिंदी टर्म इसका याद रखिएगा, अदृश्य हाथ। उनका कहना है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। एडम स्मिथ का कहना है कि गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था को संचालित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बाजार के द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन होना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था का संचालन करे, जिसे वे अदृश्य हाथ की संज्ञा देते हैं। अदृश्य हाथ की संज्ञा देते हैं, इनविजिबल हैंड्स। और उनका कहना है कि मार्केट अपने आप इकोनॉमी को रेगुलेट करने का काम करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी के आधार पर कार्य करती है, मांग और पूर्ति के आधार पर कार्य करती है। जैसे कि जिस वस्तु का डिमांड अधिक होगा, मार्केट में उस वस्तु का प्राइस उतना ही अधिक होगा, और जिस वस्तु का डिमांड कम होगा, मार्केट में उस वस्तु का प्राइस अर्थात उसका मूल्य उतना ही कम होगा। अर्थात कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लिबरलिज्म में, आर्थिक उदारवाद के अंतर्गत हम यह देख रहे हैं कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जान सकते हैं, इनकी बात की जा रही है एडम स्मिथ के द्वारा। इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये बुक का नाम और इनके ऑथर एडम स्मिथ। नेक्स्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेंथम उपयोगितावाद से जुड़े हुए एक मेन स्कॉलर हैं। उपयोगितावाद से एक अन्य विचारक भी जुड़े हुए हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। लेकिन यहां हम बेंथम के उपयोगितावाद की बात करेंगे। बेंथम यहां पे एक अपना आर्गुमेंट पेश करते हैं कि इंडिविजुअल चूज प्लेजर ओवर पेन, कि व्यक्ति हमेशा प्लेजर को चूज करते हैं पेन के ऊपर। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको सुख चाहिए या दुख, तो आप कहेंगे कि हमें सुख चाहिए। और यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको ज्यादा दुख चाहिए या कम दुख चाहिए, तो ऑब्वियसली आप कहिएगा कि हमें कम दुख चाहिए। तो इसी लॉजिक के साथ वो आगे बढ़ते हैं कि इंडिविजुअल हमेशा पेन के ऊपर प्लेजर को
चूज करते हैं, सुख पाना चाहते हैं। डिजायर ऑफ हैप्पीनेस, हमेशा खुश रहना चाहते हैं। वो कोई भी कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुश रह सके। जेरेमी बेंथम का कहना है कि खुशी की इच्छा ही, खुशी की लालसा ही उन्हें कोई भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करती है। इंडिविजुअल हमेशा ही दुख को अवॉइड करते हैं और दुख को अवॉइड करके वो प्लेजर को चूज करते हैं। आनंद चाहते हैं, अपने लाइफ में खुशी चाहते हैं और कोई भी कार्य खुशी के लिए करता है। तो इसी से एक प्रिंसिपल निकल कर आता है। इसी के आधार पर वो अपना एक प्रिंसिपल देते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और जेरेमी बेंथम कहते हैं कि सरकार के हर एक पॉलिसी और लॉ को इसी के आधार पर जज किया जाएगा। सरकार के हर एक नीतियों और कानूनों को इसी के आधार पर जज किया जाएगा कि वह कानून और वह नीति अधिक से अधिक व्यक्तियों को खुश कर पा रही है या नहीं। वह कानून और वह नीति अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित कर पा रही है या नहीं। इसी के आधार पर गवर्नमेंट के प्रत्येक पॉलिसी और लॉ को जज किया जाएगा। उनका कहना है कि ओनली इंडिविजुअल कैन थिंक ऑफ देयर हैप्पीनेस, केवल इंडिविजुअल अपने खुशी के बारे में बेस्ट सोच सकता है। व्यक्ति ही अपने खुशी के बारे में बेस्ट सोच सकता है। आपके लिए खुशी क्या है, आपके लिए खुशी किस चीज में है, वो आप सोच सकते हैं। मेरे लिए खुशी किस चीज में है वो मैं सोच सकता हूं। किसी अन्य के लिए खुशी किस चीज में है वो सोच सकता है। इसलिए जेरेमी बेंथम का कहना है कि स्टेट विल ओनली डिटरमाइन द कंडीशंस फॉर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। उनका कहना है कि राज्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख प्राप्ति के लिए सिर्फ परिस्थितियों का निर्धारण करेगी। इंडिविजुअल के लिए खुशी किस चीज में है वो इंडिविजुअल खुद सोच सकता है, लेकिन इन खुशियों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख मिल सके, इसके लिए राज्य वैसी परिस्थितियों को निर्मित करने का कार्य करेगी। और इस तरह से बेंथम जो है वो मिनिमल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का कार्य कर रहे हैं, न्यूनतम राज्य को सपोर्ट करने का कार्य कर रहे हैं, न्यूनतम सरकार को सपोर्ट करने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात एक तरह से आप कहिए तो वो जॉन लॉक के मिनिमल स्टेट के साथ एग्री कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर के कॉन्सेप्ट को, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अवधारणा को, जो कि बेंथम के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, जैसा कि आप देखिए कि क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत इंडिविजुअल को फ्री माना गया है, व्यक्ति को स्वतंत्र माना गया है, तार्किक माना गया है और स्वायत्त माना गया है। इसके अंतर्गत निगेटिव लिबर्टी की बात की गई है, नकारात्मक स्वतंत्रता, कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के जीवन में और राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए, नकारात्मक स्वतंत्रता।
निगेटिव लिबर्टी की बात की गई है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म के अंतर्गत, आर्थिक उदारवाद के अंतर्गत, जैसा कि आपने देखा, फ्री मार्केट इकोनॉमी की ओर इंडिकेट किया गया है एडम स्मिथ के द्वारा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक ही बात है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, व्यक्ति स्वतंत्र होंगे अपनी पसंद नापसंद को चूज करने के लिए, जिसमें से सरकार के चयन भी सम्मिलित है। मतलब सरकार को भी अपने पसंद के अनुसार वो चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस है। और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस मार्केट को भी प्राप्त है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी को रेगुलेट करने का कार्य करेगी। क्लासिकल लिबरल्स का ऐसा कहना है, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस इंडिविजुअल के साथ साथ मार्केट को भी प्राप्त है, अर्थात व्यक्तियों के साथ साथ बाजार को भी प्राप्त है। व्यक्ति अपने पास पसंद नापसंद को चूज करने के लिए स्वतंत्र है, सेलेक्ट करने के लिए स्वतंत्र है, जिनमें सरकार का चयन भी सम्मिलित है। और मार्केट किस चीज का प्रोडक्शन करेगा, क्या बेचेगा, किस चीज को खरीदेगा, क्या इंपोर्ट करेगा, क्या एक्सपोर्ट करेगा, और किस वस्तु का प्राइस कितना होगा, उसका निर्धारण मार्केट के द्वारा किया जाएगा। तो मार्केट को भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। इसके अंतर्गत इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और टॉलरेंस, सहिष्णुता की बात की जाती है। और क्लासिकल लिबरल्स का कहना है कि गवर्नमेंट इज बेस्ड अपॉन द कंसेंट ऑफ पीपुल, जो सरकार है वो व्यक्तियों के सहमति पर आधारित होती है। जैसा कि आपने देखा कि जॉन लॉक के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य व सरकार का निर्माण करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट और सोसाइटी जो है वो एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस है, अर्थात मानव निर्मित संस्था है, जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है। इसे आप हिंदी में कृत्रिम संस्था भी कह सकते हैं। और जॉन लॉक के द्वारा लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की भी बात की गई है, सीमित और संवैधानिक शासन की भी बात की गई है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये सारे टर्म और ये जो सारे सिद्धांत हैं, जो सारे मेन थियरीज हैं क्लासिकल लिबरल्स के, ये आप सभी को समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप इसे पैसेंस रखकर जरूर देखें, क्योंकि देखिए, टाइम दीजिए लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आप एक ही बार पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि उसे आप कभी भूले नहीं, उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। ऐसे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसे आप एक बार में पढ़ के याद कर लें, लेकिन फिर भी आप यदि कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो आपके लिए उस टॉपिक को दोबारा नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा।
आपको एक बार समझना है, एक बार पढ़ना है और अच्छे तरह से पढ़ना है, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिबरलिज्म के एक नए डायमेंशन के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न लिबरलिज्म अर्थात आधुनिक उदारवाद को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।